आज मन बहुत आहत है। लखनऊ से बहुत ही दिल दहलाने वाली खबर आई है। लखनऊ में एक गेमिंग सेंटर में आग लग गई, 15 बच्चों की मौत हो गई, आधा दर्जन से ज्यादा बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। ज्यादातर बच्चों की मौत दम घुटने के कारण हुई। आग पर काबू पा लिया गया है, रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है। जो बच्चे घायल हैं, योगी आदित्यनाथ ने उनसे मिलकर ये जानने की कोशिश की कि आग क्यों लगी, हुआ क्या था। पता लगा कि आग गेमिंग सेंटर के एसी में शॉर्ट सर्किट के बाद लगी और तेजी से फैल गई। क्योंकि नीचे जाने का रास्ता आग की लपटों के कारण बंद हो चुका था, इसलिए बच्चे छत की तरफ भागे। लेकिन छत के दरवाजे पर ताला लगा था, इसलिए बच्चे आग से बचने के लिए बाथरूम में छुप गए। लेकिन पूरी बिल्डिंग में धुआं ही धुआं भर गया, इसलिए बच्चों का दम घुट गया। कुछ छात्रों ने तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। उन्हें ऊंचाई से गिरने के कारण गंभीर चोटें आई हैं। योगी ने कहा कि घायल बच्चों को बेहतर से बेहतर इलाज मिले। जिन लोगों ने अपने बच्चों को खोया है, सरकार उनके साथ खड़ी है, ये उनकी पहली प्राथमिकता है। योगी ने कहा कि पूरे मामले की गहनता से जांच होगी। जो हादसे के लिए जिम्मेदार होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल है कि आग लगने के हादसे बार बार होते हैं, अलग अलग राज्यों में होते हैं, इसी तरीके से होते हैं। हर बार लोगों की जान जाती है, इसके बाद भी फायर सेफ्टी के रूल्स लागू क्यों नहीं होते। लखनऊ में जिस बिल्डिंग में आग लगी, क्या उसमें फायर डिपार्टमेंट से एनओसी लिया गया था? कुछ दिन पहले यूपी में सारी बिल्डिंग्स का फायर सेफ्टी ऑडिट कराया गया था, उसका क्या हुआ? इस बिल्डिंग की रिपोर्ट क्या थी? ये सब जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको अभी ये बताता हूं कि फिलहाल लखनऊ में क्या हालात है, अपडेट क्या है। जिस बिल्डिंग का जिक्र मैंने किया, उसमें आज जब आग लगी तब दिन के करीब 2:30 बजे थे। ये बिल्डिंग लखनऊ के अलीगंज इलाके में है। देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में पूरी बिल्डिंग आग की लपटों में घिर गई। तीसरी मंजिल पर एक गेमिंग जोन था। यहां स्टूडेंट्स कोडिंग सीखते आते थे। जिस वक्त आग लगी उस समय इस गेमिंग जोन में करीब 2 दर्जन लोग थे। सब के सब आग की लपटों के बीच फंस गए। चीख पुकार बच गई। जो बच्चे कोडिंग सीखने आए थे, उन्होंने पेरेंट्स को फोन करके आग लगने की बात बताई। लेकिन पेरेंट्स वहां तक पहुंचते उससे पहले ही आग बुरी तरह फैल चुकी थी। नीचे भागने का रास्ता बंद हो गया था। ऊपर छत पर जाने वाला गेट लॉक था। छत पर जाना पॉसिबल नहीं था। बच्चे घबराकर बाथरूम में छुप गए। कुछ लोग तो तीसरी मंजिल से कूद गए। हालांकि फायर फाइटर्स मौके पर पहुंचे, लेकिन जो आग लगी वो इतनी भयानक थी, हालात बहुत गंभीर थे, इसलिए फायर फाइटर्स की सारी कोशिशें बेकार साबित हुई। और जैसा मैंने आपको बताया कि अब तक 15 बच्चों की दम घुटने से मौत हो चुकी है। हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह ने बताया कि जिस इमारत में गेमिंग जोन जैसा फायर प्रोन सेंटर चल रहा था, उस बिल्डिंग के पास फायर डिपार्टमेंट का एनओसी था ही नहीं। पुरानिया इलाके में जो दर्दनाक हादसा हुआ है अग्निकांड की वजह से, उस बिल्डिंग के ठीक सामने हम मौजूद हैं। और अभी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फायर फाइटर्स हैं वो रात के अंधेरे में लाइट्स लगा करके भी रेस्क्यू जो ऑपरेशन है वो पूरा किया जा चुका है। बावजूद इसके बिल्डिंग में फ़िलहाल लगे हुए हैं सभी लाइट्स को लगा करके यहाँ पर देखा जा रहा है, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर में किसी भी तरीके की कोई ज़िंदगी ना बची हो। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हैरान करने वाली बात है वो ये है कि इस बिल्डिंग को फायर की एनओसी नहीं प्राप्त थी। फायर की एनओसी नहीं थी, एंट्री और एग्जिट एक थे। कैमरामैन को बोलूँगा कि ज़रा एंट्री और एग्जिट पर नज़र दिलाएं। देखिए अभी भी जो एंट्री है वो आपको नज़र आ रही है, और किस तरीके से इसी एंट्री के ज़रिए लोग सीढ़ियों के ज़रिए ऊपर जाते थे। और आपको सीढ़ियाँ नज़र आएंगी जो कि ऊपर लेके जा रही हैं, और इन्हीं सीढ़ियों के ज़रिए लोग नीचे आते थे। यानी कि एंट्री एक, एग्जिट एक, और इसी वजह से फायर विभाग की जो एनओसी भी थी वो भी इस बिल्डिंग को नहीं मिली हुई थी। और जब सेकंड फ्लोर में ऐसी भयावह आग लगती है
स्टूडेंट्स के पास, लोगों के पास, यंगस्टर्स के पास जिनकी उम्र कम है, जो अंदर काम कर रहे थे गेमिंग जोन में काम करने के लिए कोडिंग के तौर पर, उनको मौका नहीं मिलता है कि वो फ़िलहाल वहाँ से निकल सकें, नीचे आ सकें। जिन लोगों ने थोड़ी हिम्मत दिखाई वो ऊपर से कूदे हैं, रस्सी लगा करके कूदे हैं। इस दौरान उनको पसलियों में चोट लगी है, हड्डियों में चोट लगी है और उसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लखनऊ में जिस वक्त अग्निकांड हुआ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ में थे। अलीगढ़ में आज उनके कई कार्यक्रम थे, रात को उन्हें अलीगढ़ में रुकना था, लेकिन जैसे ही उन्हें इस हादसे की खबर मिली वो अलीगढ़ में अपने सारे कार्यक्रम रद्द करके तुरंत लखनऊ वापस पहुंचे। हालांकि उन्होंने अलीगढ़ से ही डीजीपी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को घटनास्थल पर पहुंचने का आदेश दिया। करीब 2 घंटे बाद योगी खुद मौके पर पहुंच गए, एयरपोर्ट से सीधे उस जगह गए जहां हादसा हुआ था और इसके बाद योगी ने हॉस्पिटल जाकर घायलों का हालचाल जाना, उनके परिवार वालों से बात की। इस दौरान डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक भी वहां थे। ब्रजेश पाठक ने कहा कि मुख्यमंत्री ने परिवार वालों को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया है। ऐसी जहाँ भी बिल्डिंगें हैं जहाँ बच्चे एकत्र होते हैं या जहाँ पर भीड़ भाड़ वाला बिल्डिंग है, वहाँ पर जो भी इंतजामात हैं वैकल्पिक निकलने के रास्ते के वो सुनिश्चित किए जाएं और इस घटना को हम कभी नहीं भूलेंगे। हमारे लिए लेसन है और हर स्थिति में पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। उनके साथ पूरी सरकार खड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं घटना के घायलों से मिले हैं। पूरी सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है और पीड़ित परिवारों को कोई जो भी आवश्यकता है हर संभव सहायता मिलेगी। ये घटना वास्तव में हमको अंदर तक तोड़ गई है। हम पूरी तरह से पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए मैं स्वयं संबंधित अधिकारियों को हमने कहा है, मुख्यमंत्री जी से भी मैंने आग्रह किया है, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। जहां आग लगी वहां सरकार की तरफ से सबसे पहले ब्रजेश पाठक ही पहुंचे थे। उनके सामने ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। उनकी आंखों के सामने 14 डेड बॉडी बिल्डिंग से निकाली गई थी। वहां का मंजर इतना भयावह था कि ब्रजेश पाठक की आंखों से आंसू निकल पड़े। हमारे बच्चे बहुत ही दुखद है। डिप्टी सीएम थे, बिल्कुल उनके आंखों में देखिए ये थे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो पूरी घटना की जानकारी दे रहे थे और देखिए खुद जो है भावुक हो गए, उनकी आंखों में आंसू आ गया है। जिस तरीके से ये घटना हुई है, छोटे बच्चे तत्काल ऐसे बिंदुओं की जांच की जाए कि ऐसी घटना भविष्य में ना हो, कड़ी कार्रवाई हो। बिल्कुल ये डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक थे। जैसे मैंने आपको बताया, जब आग लगी उस वक्त गेमिंग जोन में करीब 2 दर्जन लोग थे। हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह को यहाँ प्रभुजोत सिंह नाम के शख्स से मुलाकात हुई। प्रभुजोत ने बताया कि उनका बेटा 4 साल से यहाँ काम कर रहा था। अपने बेटे के फ़ोन पर रिंग तो जा रही है लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठा रहा। जी, मेरे बेटे ने मुझे फ़ोन किया था 2:36 के करीब कि भाई पापा मुझे बचा लीजिए, यहाँ आग लग गई है। तो उसके बाद हम लोग तुरंत जो है निकले हैं घर से। आलमबाग बस अड्डे के पास रहते हैं, वहाँ से यहाँ तक आने में जो भी हमें आधा घंटा लगा हो। तो रास्ते में जो है बच्चे के नंबर पे दूसरे वाले बच्चे से हमने कहा तुम जो है फायर ब्रिगेड को और पुलिस को फ़ोन करो, तो वहाँ से सूचना दी गई है और रास्ते में ओबी वैन मिली पुलिस की, तो उसको भी सूचित किया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आए तो देखें यहाँ रेस्क्यू काम चल रहा है। बेटा किस उसमें काम कर रहा था? हेड हॉपर्स स्टूडियो है, उसमें काम कर रहा था। गेमिंग जोन का काम होता था क्या? गेमिंग आर्टिस्ट है। कितने लोग काम करते हैं उसके साथ? तकरीबन मेरे ख्याल 20-22 लोग काम करते हैं शायद। कितने लोग कुछ निकल पाए थे कि नहीं निकल पाए थे? मेरे ख्याल से 3-4 लोग तो बता रहे हैं कि हम लोग कूद के नीचे आ गए थे, तो नीचे खड़े हैं। समझे? कब से काम कर रहा बेटा यहाँ पे आपका? 4 साल हो गए। इस वक्त लखनऊ के अलीगंज में कैसे हालात हैं, इस पर एक अपडेट के लिए लखनऊ चलते हैं। हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह हमारे साथ हैं। विशाल, क्या बता सकते हैं आप हमें इस हादसे के बारे में? बहुत सारी डिटेल जो आपने शेयर की थी वो तो मैंने दर्शकों को बताई है, कोई और एडिशनल जानकारी आपके पास है?
रजत जी, इस समय हम उसी स्पॉट पर मौजूद हैं जहां पर ये भयावह अग्निकांड हुआ है, जिसमें दर्दनाक तरीके से 15 मासूमों की, 15 यंगस्टर्स की मौत हो चुकी है। अब से कुछ देर बाद यहां पर देश के जो रक्षा मंत्री हैं और लखनऊ के सांसद हैं राजनाथ सिंह, वो आने वाले हैं, स्पॉट पर आएंगे, घायलों से जाकर के मुलाकात करेंगे। लेकिन इस दुखद हादसे में रजत जी, जो सबसे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट चीज़ रही वो ये रही कि जान सिर्फ उन्हीं लोगों की बची जिन्होंने अपनी जान को उस दौरान जोखिम में डाला। और जिस बिल्डिंग के इस समय ठीक सामने में मौजूद हूँ, जहाँ पर लाइट लगा करके इस समय फायर ब्रिगेड के जो लोग हैं वो अभी भी, देखिए आप ऊपर देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों को कोई किसी तरीके की मौजूदगी ना बची हो, इसको इंश्योर करने के लिए अंदर मौजूद हैं। इन्हीं फर्स्ट फ्लोर से, इन्हीं सेकंड फ्लोर से जिन नौजवानों ने रस्सी पकड़ करके या बगैर रस्सी पकड़े अपने छलांग लगाई है, जिसके बाद उनके पीठ में चोट लगी है, किसी को पैर में चोट लगी है, किसी को फ्रैक्चर हुआ है, उनकी जान तो ज़रूर बच गई है। लेकिन जो यंगस्टर्स, जो नौजवान अपनी रोजगार के लिए यहाँ पर आते थे, उस गेमिंग जोन में कोडिंग का काम करते थे, कंप्यूटर और लैपटॉप पर बैठ करके, उनको ये मौका ही नहीं मिल पाया कि वो रिएक्ट कर सकें, क्योंकि जो आग थी वो भयावह रूप ले चुकी थी। जो आग थी वो बहुत ज़्यादा विकराल हो चुकी थी और उस आग से जो धुआं निकल रहा था वो धुआं इतना ज़्यादा निकल रहा था कि चंद संकटों में जिन्होंने अपने आप को बाथरूम में बंद किया बचाने के लिए उस आग से, उस धुएं से, जिन्होंने अपने आप को कमरे में बंद किया, वो इस बात का अंदाज़ा ही नहीं लगा सके कि जिस चीज़ से वो बचना चाह रहे हैं दरअसल वही उसके लिए कितना ज़्यादा जान जोखिम वाला काम होने वाला है। विशाल, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पर जो छुपने की कोशिश आग लगी उस बिल्डिंग में किसी तरह के इंतज़ाम नहीं थे, किसी तरह के सेफ्टी के इंतज़ाम नहीं थे। लेकिन मैं आपसे दो चीज़ जानना चाहता हूँ। एक, आपने कहा कि इस बिल्डिंग के पास एनओसी नहीं था फायर डिपार्टमेंट का, और दूसरी बात ये कि इस बिल्डिंग में जो बाकी फ्लोर्स पर लोग थे उनका क्या हुआ? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है सर ये, क्योंकि जो लोग ग्राउंड फ्लोर पे थे जहां खड़े होकर के हम रिपोर्ट कर रहे हैं, और जो फर्स्ट फ्लोर है, ये दोनों फ्लोर दरअसल जो पेट शॉप एंड क्लिनिक के तौर पर जानी जाती है। अभी भी देखिए इसका बोर्ड यहां पर लगा हुआ है। जो लोग अंदर मौजूद थे, ग्राउंड फ्लोर पे जो लोग मौजूद थे, चूंकि उनके पास एग्जिट करने का सीधा सा रास्ता था, उनको सीढ़ियों पे नहीं जाना था, वो लोग नीचे उतर आते हैं। जो लोग बाहर की ओर खड़े हुए थे वो निकल आते हैं। लेकिन जो लोग अंदर रहते हैं, यानी कि फर्स्ट फ्लोर में रहते हैं, सेकंड फ्लोर में रहते हैं, सिर्फ जो लोग कूदते हैं उनके अलावा किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है अपनी ज़िंदगी को बचाने का, क्योंकि लोग दरवाज़ा बंद करते हैं अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन स्मॉदरिंग होती है, इतना ज़्यादा धुआं पहुंच जाता है कि लोग सांस नहीं ले पाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, और उसके बाद उसी समय उनकी ज़िंदगी की जो ऑक्सीजन होती है। विशाल, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ, वो ये कि ये जो गेमिंग सेंटर है, कोडिंग का जो जगह है, कौन है इसका ओनर, कौन है इसका मालिक, उसके बारे में कुछ पता चला है? देखिए, हमारी प्रशासन से इस बारे में बातचीत हुई। उनका कहना है कि जो ओनर है वो प्राइवेट ओनर है और उन्होंने बाकायदा इसका लाइसेंस भी लिया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये रेजिडेंशियल इलाका है सर, और आप बगल में देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा एक बगल में कंप्यूटर्स की दुकान है, उसके ठीक बगल में जितने भी घर हैं वो सब रिहायशी इलाके हैं। रिहायशी इलाके में इस तरीके की अगर कॉमर्शियल कोई भी एक्टिविटी होती है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप जो फायर के नॉर्म्स होते हैं उसको जरूर कंप्लीट करें। लेकिन यहां पर आप देखिए कि किस तरीके का संकरा रास्ता है जिससे पानी लगातार भी नीचे आ रहा है, यानी कि जो फायर के नॉर्म्स होते हैं वो पूरी तरीके से अनदेखी की गई। जो मोटरसाइकिल अंदर खड़ी हुई थी, किसी को भी मौका नहीं मिल पाया कि इन मोटरसाइकिल्स को लोग बाहर निकाल सकें, और सारी की सारी मोटरसाइकिल धू धू करके जलने लगी। यानी कि फायर के नॉर्म्स पूरी तरीके से उसको इंटरप्रेट किया गया। जो जहां पर नॉर्म्स होने चाहिए थे, जिनका पालन किया जाना चाहिए था कमर्शियल एक्टिविटी की वजह से, उनका पालन नहीं किया गया। और जिन लोगों ने सेकंड फ्लोर पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना शुरू किया, फायर विभाग की तरफ से या लखनऊ विकास प्राधिकरण से इस बात को लेकर के ताकीद नहीं की गई कि अगर कोई भी इस तरीके का हादसा होता है जैसा कि आज हो गया, तो यहाँ से निकलने के यानी कि एग्जिट करने के क्या उपाय होंगे। मैं ये समझता हूँ कि अब तक आप इस पूरे हादसे को रिपोर्ट करने बिजी थे। दो तीन चीज़ों का ध्यान हमको रखना है, दो तीन जानकारी आप हासिल करें। एक तो इसकी ओनरशिप किसकी थी, उनको जो क्लियरेंस दिया था किस डिपार्टमेंट ने क्लियरेंस दिया था, और तीसरी बात यह कि अगर फायर डिपार्टमेंट ने इनको एनओसी नहीं दिया था तो ये इस बिल्डिंग में ये कैसे चल रहा था ये सेंटर। और थोड़े दिन पहले आपने रिपोर्ट किया था लखनऊ में सारी बिल्डिंग्स का फायर ऑडिट किया गया था, क्या इस बिल्डिंग का फायर ऑडिट हुआ था, उसमें क्या आया था? ये सारी जानकारी आप हासिल करिए, हम कोशिश करेंगे आपसे फिर से बात करने की। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल लखनऊ में युवाओं की आग में जलकर मौत बहुत ही दुखद है,
उन माता पिता के दिल पर क्या बीत रही होगी जिनकी जिंदगी की उम्मीद जलकर राख हो गई। ये बच्चे किस कदर तड़प तड़प कर मरे होंगे, ये सोचकर दिल कांप जाता है। जो नौजवान गेमिंग कोडिंग में इन्वॉल्व थे, उनका क्या कसूर था। ऐसी जगह ये कोचिंग सेंटर, ये गेमिंग सेंटर, ये कोडिंग सेंटर चलाने की परमिशन किसने दी जहां से निकलने के रास्ते बनते। ऐसी बिल्डिंग्स को फायर डिपार्टमेंट ने एनओसी कैसे दे दिया, और अगर परमिशन नहीं थी और अगर फायर डिपार्टमेंट का क्लियरेंस नहीं था तो गेमिंग कोडिंग का ये सेंटर, ये दुकान चल कैसे रही थी। सिर्फ इसकी जांच नहीं होनी चाहिए, जहां जहां भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो खतरनाक हैं, उन्हें अपने आप इनको बंद करने के लिए कहना चाहिए। वो नहीं मानते तो फिर बुलडोजर से इनका इलाज करना चाहिए।